Hello everyone, welcome to Vivek Tutorials. In the last video, we had started with the chapter Refraction of Light और हमने refraction क्या होता है वो discuss किया था and what happens when light travels from the one transparent medium to another transparent medium, and then we also saw the different cases where light was traveling from rarer to denser, denser to rarer, and also what happens when the light travels at or meets the surface at an angle of 90 degree. So वो सब हमने डिस्कस किया था और फिर कुछ एक्टिविटीज भी थे. One was you put a pen or a pencil in a glass having water in it, तो कैसा वो broken appear होता है. और फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था the metallic vessel वाला, you are supposed to retreat and at a particular point when it becomes not visible to you, you pour water into it and then you are able to see it. ठीक है, तो ये सब हमने बहुत बेसिक पढ़ा था. एंड अब हमको पढ़ना है कि जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में कैसा होता है, तो उससे रिलेटेड भी एक एक्टिविटी बुक में दिया हुआ है और वो एक्टिविटी हम पढ़ते हैं इसमें करना क्या होता है. सो व्हाट वी आर एक्चुअली सपोज टू डू इज, ये ऑफ कोर्स स्कूल में प्रैक्टिकल्स में होगा, ये द यू विल नो इट, यू विल हैव टू डू इट, तो तब और बेटर समझेगा. बट आई ट्राई कि तुमको इसमें ही डायरेक्टली समझ जाए. सो हमको क्या करना है ना, एक वाइट पेपर पे एक ग्लास स्लैब लेना है. ग्लास स्लैब इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास. तो एक वाइट पेपर है, उस पर मैंने ग्लास स्लैब रखा, उसका आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है. सो पेपर पे जब मैं ग्लास स्लैब रखूंगा उसका आउटलाइन ड्रॉ करूंगा, ऑफ कोर्स इट विल बी अ रेक्टेंगल. तो मैं यहाँ पे वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज दैट ग्लास स्लैब. ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब का आउटलाइन है जो हमने पेपर पे रखा था. ग्लास स्लैब का आउटलाइन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब ग्लास को बाजू में रख दो. अभी हमको क्या करना है इसमें, इस सरफेस पे सपोज इफ आई नेम दिस रेक्टेंगल एबीसीडी, एबी वाले सरफेस पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है और हम ऑब्लिक लाइन ही ड्रॉ करेंगे बिकॉज हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइन टेढ़ा होना चाहिए, ऑब्लिक. ठीक है, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस एबी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट में. ठीक है, ये यहां पे ड्रॉ मत करना है, यहां पे करना है. तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे. ठीक है, दिस विल बी आर इंसिडेंट रे. ठीक है, हमने खाली आउटलाइन ड्रॉ किया है, फिर वो जो रेक्टेंगल आ गया मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जैसे यहां पर है. और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ये रखा होता है ड्राइंग बोर्ड पे. ठीक है, तो जो पेपर होगा वो ड्राइंग बोर्ड पे होगा और पेपर के ऊपर तुमने ग्लास स्लैब रखा, आउटलाइन ड्रॉ किया. सो इसका मतलब है वो जो पेपर है दैट इज लाइंग ऑन द ड्राइंग बोर्ड. ठीक है, और फिर हमको क्या करना है ना, ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है इस पे 2 पिन लगाना है. ठीक है, तो नाउ यू हैव गॉट टू हैव अ बेटर लेवल ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकली सब दिखा पाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो आई ट्राई. तो ये ग्लास स्लैब है. ठीक है, मतलब अभी जो आउटलाइन ड्रॉ किया था वो तो पेपर पे है, ये ग्लास स्लैब है यहाँ पे रख दिया है और हमने लाइन ऐसा ड्रॉ किया, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ किया, these two fingers are the surface AB and this is the slab. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी ऐसा सरफेस है, this is the rectangle. तो स्लैब रख दिया, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ किया है and this entire paper is on the drawing board. ठीक है, तो इस लाइन पे 2 पिन प्लेस करना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है दिस इज द सरफेस AB और उस लाइन पे 2 पिन इमर्स इनफैक्ट एम्बेड करना है. ठीक है, यू आर सपोज टू पुट दोज 2 पिन्स इन दैट ड्रॉइंग बोर्ड. ठीक है, सो आई विल ड्रॉ द 2 पिन्स. दिस इज सपोज पिन P, पिन Q. ठीक है, और ऑफ कोर्स वो दोनों पिन एक ही लाइन में बिकॉज हमने वो लाइन ड्रॉ किया है. सो दीज 2 पिन्स इफ यू मे बी एडजस्ट योरसेल्फ इन सच अ मैनर, अब यहां से आई कैन सी ओनली दिस फिंगर. ठीक है, क्योंकि ये वाला फिंगर इसके एग्जैक्टली पीछे है. तो वैसे भी जब हम ग्लास स्लैब हटा के मैं देखूंगा और मैंने 2 पिन रखा, मैंने स्लैब हटा दिया. ठीक है, दिस वाज द स्लैब AB, तो मैंने हटा दिया. नाउ 2 पिन्स आर हियर, P एंड Q. दिस इज P, ये वाला हाथ जो है, ये वाला फिंगर P है, ये Q है. तो मुझे सिर्फ Q वाला दिखाई दे रहा है बिकॉज P वाला उसके पीछे है. ठीक है, अब स्लैब को रख देना वापस से जहां पर हमने वो आउटलाइन ड्रॉ किया है. कीप द स्लैब इन दैट पोजीशन. 2 पिन्स यहां पर है P और Q. फिर स्लैब के इस तरफ से, मतलब इस साइड से. ठीक है, सो हमने स्लैब रख दिया आउटलाइन पे. तो स्लैब को रखने के बाद, दोनों पिन लगाने के बाद इस साइड से, CD वाले साइड से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, सो आई हैव केप्ट दोस 2 पिन्स इन दैट ड्राइंग बोर्ड. हियर इज द स्लैब
और फिर मुझे इस तरफ से व्यू करना है। व्यू करना है कि ये दोनों पिन सेम लाइन में नजर आने चाहिए। स्लैब हटा के देख रहे हैं तो वो दिख रहा है, ठीक है। स्लैब रखने के बाद हमको अपने आप को एडजस्ट करना है कि वो सेम लाइन में नजर आना चाहिए, क्योंकि स्लैब रखेंगे तभी तो रिफ्रैक्शन होएगा। क्योंकि अगर स्लैब हटा दूं तो जो पिन से लाइट आ रहा है वो डायरेक्टली एयर से होते हुए आ रहा है, और जब एयर से होते हुए आ रहा है देयर इज नो चेंज इन द मीडियम, तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। सो ग्लास स्लैब को रख दो, दोनों पिन को अब देखना है कि कहां पर सेम लाइन में नजर आ रहे हैं। तो जहां पर भी तुमको लगा ना कि हाँ अब मुझे दोनों पिन में से सिर्फ एक ही पिन दिख रहा है, मतलब क्यू वाला दिखना चाहिए सिर्फ, तो जहां पर लगा कि हाँ नाउ बोथ दोस पिन्स आर इन द सेम लाइन, तो वो पोजीशन पे क्या करना है, उसी पोजीशन पे तुमको लाइन ड्रॉ करना है। मतलब हम ऐसे यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ऐसा लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो मैंने देखा स्लैब रखने के बाद मैंने देखा कि हाँ दोनों पिन सेम नजर आ रहे हैं। एंड मच टू आवर सरप्राइज ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन के लाइन में नहीं होगा, ठीक है। यही तो है रिफ्रैक्शन। अगर तुम स्लैब हटा के देखते तो तुमको ये दोनों पिन यहां पे ऐसे सेम नजर आते स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्लैब रखने के बाद लाइट बेंड होता है, बिकॉज जो पिन से लाइट स्टार्ट हुआ है दैट इज इनिशियली ट्रैवलिंग इन एयर, दैट इज इट, देन इट इज एंटरिंग इनटू ग्लास एंड देन अगेन कमिंग आउट ऑफ ग्लास। तो ये स्लैब लाइट स्टार्ट हुआ एयर से, गया ग्लास में, फिर ग्लास से जाने के वापस से एयर में आ रहा है, ठीक है। तो हमको लगा, मैं जब यहां से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि हाँ दोनों पिन स्ट्रेट लाइन में है। सो यहां पे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें भी दो पिन लगा दो, R and S, ठीक है। एंड नाउ वी हैव प्लेस्ड 4 पिन्स इन दैट ड्राइंग बोर्ड, और जस्ट टू वेरीफाई इट वंस विल ऑब्जर्व वंस अगेन, और अब मुझे सिर्फ एक ही पिन नजर आएगा, ठीक है, वो है S वाला। जब मैं यहां से देखूंगा सिर्फ S वाला पिन नजर आएगा, S के पीछे R होगा, और R के पीछे ये दो पिन नजर आएंगे रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये दो पिन यहां पर हैं, P और Q, फिर स्लैब है बीच में, और फिर R और S यहां पर है। तो जब तुम एयर में देखोगे तो पता चलेगा ये तो अलग अलग है, बट तुम ग्लास को रख के देखोगे ना तो ये चारों सेम लाइन में ही नजर आएंगे, ठीक है। सो स्लैब को हटा देना है, फिर ये आउटलाइन में हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है, अभी इनको ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा इंसिडेंट रे। यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं नॉर्मल, ठीक है। सो आई हैव ड्रॉन नॉर्मल हियर, this is incident ray, this is angle of incidence I, this is incident ray, this is refracted ray. So I'll just mention it here. Incident ray, ये वाला refracted ray of course. So this is refracted ray, ठीक है। Incident ray, refracted ray, ये वाला भी रिफ्रैक्टेड रे ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना इस ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है। 2 बार क्यों हो रहा है? बिकॉज 2 बार मीडियम चेंज हो रहा है। एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास यहां पर पहला रिफ्रैक्शन, फिर ग्लास टू एयर यहां पे दूसरा रिफ्रैक्शन। सिंस देयर आर 2 रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस, देयर आर 2 रिफ्रैक्टेड रेज। तो मैंने इसको तो इंसिडेंट रे दे दिया, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे भी ठीक है। अब इसको वापस से रिफ्रैक्टेड रे नहीं दे सकते, बिकॉज देन देयर विल बी कंफ्यूजन कि कौन से रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं। तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे जो कि ग्लास स्लैब के बाहर आ रहा है उसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्लास स्लैब से एमर्ज हो रहा है, इट इज कमिंग आउट, इट इज एमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। सो दिस रे इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, ठीक है। तो इसको एमर्जेंट रे बोलते हैं। और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एमर्जेंट रे, ये एंगल, this one is angle of refraction, so I'll just mark it here due to lack of space. This is angle of refraction, ठीक है। angle of incidence, angle of refraction, and यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं। this angle, emergent ray का angle with normal is called angle of emergence, E. this angle made by the emergent ray with the normal is called angle of emergence, E, ठीक है। तो इसका वैसे अभी फिलहाल कुछ ज्यादा काम नहीं आएगा, हमको I और R के बारे में ही पढ़ना है। So this is the entire glass slab experiment। और जब स्लैब हम हटा देते तो हमको कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा, फिर टेढ़ा, फिर टेढ़ा। तो ये पता चल रहा है ग्लास स्लैब रखने की वजह से लाइट बेंड हुआ है ऐसा। अगर ग्लास स्लैब नहीं रखे होते तो लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करके आना चाहिए था, ठीक है। सो द लाइट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस हैड द ग्लास स्लैब नॉट बीन प्लेस्ड। सो दिस इज दैट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस बट इट इजंट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ठीक है। तो इतना लाइट बेंड हुआ है,
ऑलराइट, सो इसके बेसिस पे हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन ऑफ कोर्स मार्क इट इन द टेक्स्ट बुक, उसको मार्क करके रखो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ है जिसमें हम पहला पढ़ते हैं। इट स्टेट्स द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन, आई जस्ट एक्सटेंड इट, दिस इज द नॉर्मल। तो पहला लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ये, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स है। तो एज यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। सो पहला लॉ इज द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, और कंटिन्यू भी होता है। एंड ऑल थ्री मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब है दे आर इन द सेम प्लेन, और यू मे रिमेंबर इट एज सेम लेवल पे हैं या सेम हाइट पर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये इंसिडेंट रे, दिस हैंड ऑफ माइन इज एक्टिंग एज द इंसिडेंट रे, तो ये हाथ जो है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, सो आई विल जस्ट ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट। दिस इज दैट इंसिडेंट रे, इफ यू आर एबल टू सी इट, दिस इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, और जो रिफ्रैक्टेड रे भी होगा। नाउ दिस हैंड इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो आई जस्ट रिपीट इट, दिस हैंड, फर्स्ट केस इंसिडेंट रे, नॉर्मल। ठीक है, अब सेकंड केस, ये हाथ जो है वो ये हाथ बन गया। ठीक है, दिस इज नॉर्मल एंड दिस हैंड, लेफ्ट हैंड, थोड़ा मैं पीछे कर देता हूं, दिस इज दैट रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे जिस लेवल पे था, जिस लेवल पे इंसिडेंट रे है, उसी लेवल पे नॉर्मल भी है और उसी लेवल पे रिफ्रैक्टेड रे भी है। सो जिस लेवल पे, जिस प्लेन पे है, वो सेम है। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर आया, रिफ्रैक्टेड रे बेंड हुआ और नीचे चला गया, नहीं, बेंड होगा, उसी प्लेन में बेंड होकर इधर उधर जाएगा। ठीक है, सो इंसिडेंट रे स्टार्टिंग लाइक दिस, इट इज गोइंग टू बेंड, ऑफ कोर्स, तो बेंड होके इसी लेवल पे चला गया। द लेवल, इट इज नॉट गोइंग टू ट्रैवल अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, प्लेन वही रहेगा जिस प्लेन में इंसिडेंट रे था, जिस प्लेन में नॉर्मल है। सो द कंप्लीटली फर्स्ट लॉ इज the incident ray and refracted ray are on the opposite sides of the normal and they all lie in the same plane. all मतलब incident ray, refracted ray और normal, ये पहला है। ठीक है, so this is the first one, incident ray, refracted ray, normal सेम प्लेन में होते हैं, और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स होता है। ठीक है, देन सेकंड वाला इज मोर इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स मोर इंपॉर्टेंट एज फार एज इट्स इंपॉर्टेंस इज कंसर्न्ड, क्योंकि नया कुछ पढ़ना है इसमें। Now the second law states that the ratio of, रेशियो मतलब डिवीजन। ठीक है, द रेशियो ऑफ, तो मैंने क्या करता हूं, मैं रेशियो ऐसे डिवीजन कर देता हूं, दिस इज द रेशियो ऑफ। अब ये लॉ ना स्टार्ट ऐसे होता है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब उन दो मीडियम के लिए, किसी दो मीडियम के लिए, जैसे एयर ग्लास है तो एयर ग्लास पेयर ऑफ मीडिया हो गया, वाटर ग्लास है तो वाटर ग्लास पेयर ऑफ मीडिया हो गया, एयर वाटर है तो पेयर ऑफ मीडिया एयर वाटर हो गया, एयर डायमंड है तो एयर डायमंड पेयर ऑफ मीडिया। तो पेयर मतलब ऑफ कोर्स दो मीडियम तो होने चाहिए। सो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाउ यू मस्ट हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री, उसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं, बहुत 6 रेशियो इनफैक्ट। तो साइन of angle of incidence, so the ratio of sine of angle of incidence, I write sine I, so sine of angle of incidence to sine of angle of refraction, to मतलब नीचे आ जाना है अभी, so the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। ये जो वैल्यू है किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब कोई भी पेयर ऑफ मीडिया हो, जो भी है, एयर ग्लास, एयर वाटर, वाटर ग्लास, एयर डायमंड एंड सो ऑन, तो उन दो मीडिया के लिए जो साइन आई और साइन आर को जब हम डिवाइड करेंगे ना, आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने यहां पर जो पढ़ा है, दिस इज एयर, ग्लास, एयर अगेन, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एयर और ग्लास की बात की। ठीक है, सो एयर और ग्लास में मैं साइन आई अपॉन साइन आर करूं, तो साइन आई मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका साइन वैल्यू लेना है, वैसे ही साइन आर का जो वैल्यू है वो लेना है, तो साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर
का कोई भी मैं केस लूं हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहले केस में साइन, दिस इज फर्स्ट केस जहां पे एंगल है सपोज 48, आई 48 है, आर है 33। रैंडम एग्जांपल है, ठीक है, द वैल्यूज आर नॉट अप्रोप्रिएट, मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूं एक्सप्लेनेशन के लिए। सो अगर आई 48 है, आर 33 है, तो मेरे को क्या करना है, साइन 48 अपॉन साइन 33। इसको जब सॉल्व करेंगे ना आंसर आया 1.5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज इंसिडेंट रे को कुछ और एंगल पे लेकर आता हूं मैं। तो सपोज इंसिडेंट रे अब ये एंगल पे आया, नाउ दिस इज जो मैंने सर्कल किया है ये वाला नया इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अलग वैल्यू है ये वाला, तो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ अलग आ जाता है। नाउ दिस जो मैं शेड कर रहा हूं ये वाला है नया रिफ्रैक्टेड रे, तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला है। तो मान लेते हैं आई अभी कम हो गया, सपोज हो गया 39, आर कम हो गया 27, ठीक है। सो साइन 39 अपॉन साइन 27 जब सॉल्व करेंगे ना आंसर फिर से 1.5 ही आएगा। तो तुम कोई भी एंगल आई का वैल्यू लो, मतलब इंसिडेंट रे को कोई भी एंगल पर लेकर आओ, उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर जब भी करोगे एयर और ग्लास के लिए तो वैल्यू कांस्टेंट ही आता रहेगा, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ना, कांस्टेंट नंबर जो आ रहा है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस कांस्टेंट वैल्यू जैसे एयर और ग्लास के लिए 1.5 आएगा हमेशा, ठीक है। सो 1.5 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर और वाटर के लिए करेंगे तो 1.33 आएगा, फिर एयर और डायमंड के लिए करेंगे इट विल बी अराउंड 2.4। तो किसी दो मीडियम के लिए साइन आई बाय साइन आर का कोई भी वैल्यू लो, तुम आई को चेंज करते रहो आर भी चेंज होता रहेगा, लेकिन साइन आई बाय साइन आर हर केस में कांस्टेंट आएगा, ठीक है। एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का। अब सेकंड मीडियम का क्यों, अभी वो समझते हैं। तो यहां पे एकदम मैं सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। सपोज दिस इज इंसिडेंट रे जो एयर में है, ये ग्लास है और ये बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना जैसे 1.5, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल n, स्मॉल n, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है n, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सेकंड मीडियम का होता है हमेशा, ठीक है। सेकंड मीडियम क्यों, बिकॉज सेकंड मीडियम की वजह से ही तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब तक लाइट सपोज एयर में ट्रैवल कर रहा था फर्स्ट मीडियम में, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकंड मीडियम। जब तक लाइट फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है लाइट के पाथ में कोई बेंड नहीं आया, ठीक है। लाइट जब तक पहले मीडियम में था इट वाज ट्रैवलिंग स्ट्रेट। जब दूसरा मीडियम स्टार्ट हुआ तभी तो लाइट बेंड हुआ। तो वो एयर से ग्लास हो या ग्लास से एयर हो, रेयर टू डेंसर हो, डेंसर टू रेयर हो, कभी भी रिफ्रैक्शन होता है दूसरे मीडियम आने की वजह से। दूसरा मीडियम अगर नहीं आए, पहला मीडियम ही चलता रहे, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो जो भी हमको एक कांस्टेंट नंबर मिलता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दैट इज ऑफ द सेकंड मीडियम, क्योंकि सेकंड मीडियम की वजह से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। सो वी राइट इट इन दिस मैनर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मतलब पहले मीडियम से लाइट आया, तो तुमको ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो, तुमको ऐसे ड्रॉ कर देना है। मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2, तो लाइट 1 से 2 में ट्रैवल किया है, तो जो वैल्यू मिलता है कांस्टेंट वैल्यू उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका सिंबल है n, और हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दूसरे मीडियम का, क्योंकि दूसरे मीडियम की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट आया कहां से है, फर्स्ट मीडियम से, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। जिस मीडियम का है उसको पहले लिखना है, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब जहां से लाइट आया है, मतलब यहां पर जो हमने कंसीडर किया दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर के हिसाब से, क्योंकि ग्लास और एयर है तो 1.5 आ रहा है, ग्लास और वाटर हो तो कुछ और वैल्यू आएगा, 1.5 नहीं आएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के हिसाब से इज 1.5, वाटर के हिसाब से कुछ और आएगा, क्राउन ग्लास के हिसाब से कुछ और आएगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए sin i by sin r कांस्टेंट आता है, एंड दैट इज रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। सो इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऑलराइट। सो दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मतलब ग्लास का अलग, केरोसिन का अलग,
मर्क्यूरी का अलग, वाटर का अलग, डायमंड का अलग, बेंजीन का अलग। हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज हर मटेरियल में लाइट का स्पीड अलग होता है। अभी जितने भी मैंने मटेरियल के नाम लिए सब में लाइट का स्पीड सेम थोड़ी ना रहता है, अलग अलग होता है। तो लाइट का स्पीड अलग होने की वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो मतलब कहीं ना कहीं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो ऑफ कोर्स उसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, ठीक है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द लाइट। कलर ऑफ द लाइट मतलब अगर रेड लाइट आए तो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ब्लू लाइट आए तो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ग्रीन आए तो अलग आएगा। अभी रेड ब्लू ग्रीन कहां से आएगा वो सब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे व्हेन वी कम अक्रॉस द टॉपिक डिस्पर्शन। बट ये याद रखना है कि अगर लाइट का कलर अलग अलग है तो उसके लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता है। सो दैट विल स्टडी इन ग्रेटर डिटेल एज अ चैप्टर प्रोग्रेसेस। नाउ इतना याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है मटेरियल पे, अलग मटेरियल तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, लाइट का कलर अलग तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। ठीक है, तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग होता है। सो दैट helps us to understand the formula। तो refractive index of second medium with respect to first medium का पहला फॉर्मूला तो एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, sin i by sin r। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ refractive index of second medium with respect to first। फर्स्ट फॉर्मूला is sin i by sin r। सेकंड वाला is something in terms of velocity of light। तो जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं, it is velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का। एक फॉर्मूला है sin i by sin r, दूसरा है ये। सो ऑफ कोर्स आई कैन राइट दिस एज v1 वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम, दिस इज v2 वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम। सिंबल वाइज अगर मुझे लिखना है तो ऑफ कोर्स मैं ऐसा लिखूंगा, is v1 upon v2 where v1 is the velocity of light in first medium, v2 is velocity of light in second medium। तो अब यहाँ पर जो हमने एयर और ग्लास लिया ना, इसका भी एक बार हम ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। सो इट विल गिव अस अ बेटर आइडिया कि ये फॉर्मूला राइट है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे दूसरा मीडियम है ग्लास, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। पहला मीडियम है एयर, तो मैं लिखूंगा एयर is v1 by v2। v1 मतलब velocity of light in first medium, तो velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड, हमने लास्ट वीडियो में एक पढ़ा था, so that is 3 into 10 raised to 8 upon velocity of light in second medium, that is velocity of light in glass। ग्लास में होता है स्पीड 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड। what happens? 10 raised to 8 10 raised to 8 cancel, मीटर पर सेकंड cancel, 3 upon 2 that is 1.5। So refractive index of glass with respect to air is 1.5। ठीक है, तो जैसा 1.5 sin i by sin r करके भी आएगा और ये वाला फॉर्मूला से भी आएगा। So this is the first thing, refractive index of second medium with respect to first medium is v1 upon v2 where v1 is the velocity of light in first medium, v2 is the velocity of light in second medium। अगर सपोज उल्टा है केस, मतलब लाइट एयर से ग्लास में नहीं जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, उल्टा कर देंगे बस। तो नोटेशन में क्या फर्क पड़ेगा, हम इसको जो refractive index of second medium with respect to first लिख रहे हैं उल्टा लिखेंगे, it will be refractive index of first medium with respect to second। फॉर्मूला हो जाएगा भी इसका उल्टा, that is v2 upon v1। ठीक है, तो सिंपल है, एक याद रखना है सिर्फ, दूसरा वाला इसका ऑपोजिट। तो अगर पहला मीडियम सपोज ग्लास है, लाइट ऐसे जा रहा होता, ग्लास से एयर, तो फर्स्ट मीडियम इज ग्लास, सेकंड मीडियम इज एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज v2 by v1। बस फॉर्मूला को उल्टा कर देना है। ठीक है, सो ये है फॉर्मूला, ये भी याद रखना है। तो एक फॉर्मूला है sin i by sin r, दूसरा है v1 by v2। ठीक है, अगर सपोज जब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट थिंग इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली अ नंबर बिकॉज वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड दोनों कैंसिल हो जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल हैज गॉट नो यूनिट, इट इज सिंपली अ नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट असाइन मत कर देना। ठीक है, एंड अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है और पहला मीडियम जब कभी एयर या वैक्यूम है, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए होता है, लेकिन अगर पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है
तो हम वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मतलब जब उस सेकेंड मीडियम का जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है और पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वर्ड आ गया ना, तो समझने का पहला मीडियम एयर या वैक्यूम ही है। ठीक है, व्हेनेवर यू सी देयर इज अ वर्ड एब्सोल्यूट, मतलब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, कहीं पर भी वर्ड एब्सोल्यूट दिखा तो नहीं बोलने का कि एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एब्सोल्यूट है, मतलब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है। अब इसका फायदा ये होता है, जब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो गया तो उसमें तो हमको स्पीड पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मतलब कभी सपोज ऐसा दिया है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो जब एब्सोल्यूट बोल रहे हैं ना तो उस टाइम क्लिक होना चाहिए पहला मीडियम एयर है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, तो मैं ऐसा लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ n लिखते हैं उसमें। n क्यों लिखते हैं? बिकॉज पहला मीडियम जो है वो एयर है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा मीडियम को अगर तुमको स्पेसिफाई करना है, यू कैन स्पेसिफाई, आई एम राइटिंग सपोज d। तो यहां अगर कुछ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब समझ जाना है एयर या वैक्यूम है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, जब कभी विद रिस्पेक्ट टू एयर है, जैसे यहां पर भी है विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो आई कुड हैव सेड इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बट एब्सोल्यूट वाला टर्म मुझे अलग से बताना था, इसलिए आई डिड नॉट यूज इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो अगर ऐसा बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, तो मैं ऐसा लिखूंगा ND इज 2.4। एब्सोल्यूट बोला है मतलब यहां पर एयर है, तो यू कैन ऑफ कोर्स राइट A आल्सो, बट यूजुअली हम नहीं लिखते हैं। इट इज सिंपली डिनोटेड बाय n। n के साथ जो मीडियम है वो तुम लिख दो। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है तो G लिखो, वाटर है तो W लिखो, डायमंड है तो D लिखो, एंड सो ऑन। तो अगर सपोज मुझे डायमंड में लाइट का स्पीड फाइंड करना है तो मैं ये फॉर्मूला यही वाला यूज करूंगा जो हमने यहां लिखा है। सो आई विल राइट ND दैट इज V1 by V2। तो V1 मतलब यहां पे हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो मैं चलो VA लिख देता हूं ताकि पता चले, और V2 सेकेंड मीडियम दैट इज डायमंड। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया है 2.4। VA मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम का वैल्यू हमको पता होता है, दैट इज 3 × 10⁸, तो आई विल राइट 3 × 10⁸। और VD फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड फाइंड करना है। ठीक है, D छोटे में नीचे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में, उसके साथ में नहीं लिखना है। सो थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं ऐसा। ठीक है, VD यहां जाएगा, 2.4 नीचे आएगा, प्लेसेस इंटरचेंज्ड। सो VD विल बी 3 × 10⁸ अपॉन 2.4। ठीक है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ तो दिस विल बी 30 अपॉन 24 इंटू 10⁸, वैसे ही है 3 8 जा 3 10 जा। ठीक है, 2 4 जा 2 5 जा, तो 5/4, 5/4 is 1.25, तो आंसर विल बी 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां यूनिट मैंने इसलिए लिखा बिकॉज यहां हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड नहीं किया है। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इसलिए कोई यूनिट नहीं था, यहां वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान देना कि तुम क्या फाइंड कर रहे हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है तो नो यूनिट, वेलोसिटी बोले ऑफ कोर्स द यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन सी कि डायमंड में आने के बाद लाइट का स्पीड कितना कम हो जाता है। कहां एयर या वैक्यूम में 3 था, यहाँ पे हो गया 1.25, तो काफी कम हो जाने की वजह से, मतलब स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट के पाथ में चेंज आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब कभी पहला मीडियम एयर होगा तो वर्ड यूज किया रहेगा एब्सोल्यूट। सो डू नॉट बी कंफ्यूज, डू नॉट वरी। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है मतलब ये एडवांटेज है हमारे लिए कि पहला मीडियम इनडायरेक्टली एयर बोला है और एयर का स्पीड नहीं भी दिया है, लाइट का स्पीड इनफैक्ट एयर में, तो तुमको यूज करना ही है वो। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट देखिए वो यही तो बता रहे हैं कि पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है, तुम उसका स्पीड बिंदास यूज करो। ठीक है, सो ये हमारे लिए फायदा होता है जब एब्सोल्यूट बोल दिया। अगर एब्सोल्यूट नहीं बोला तो दो अलग अलग मीडियम है तो उनके लिए फिर वो वैल्यू खुद देंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो हमने किया दैट कंप्लीटली मार्क्स द रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्शन को एकदम ही बराबर पूरी तरह से पढ़ लिया है। सो एज फार एज द टेक्स्ट बुक इज कंसर्न हमने 3 पेज किए हैं अभी तक, तो पहले 3 पेज हो गए। यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, अच्छे से रीड करो, you will know whether you have understood it or not, और कुछ नहीं समझा you may watch the video again. In the next video we will continue with the chapter और हम पढ़ेंगे कि effects of refraction, refraction की वजह से क्या क्या चीजें होती है जो कि हम अपने अराउंड देख रहे होते हैं but we are not aware कि वो refraction की वजह से हो रहा है। ठीक है, so we'll stop this video right here. In the next video we'll continue with the chapter. Alright, so that's it. Thank you and bye bye.